नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष नवीनतम टॉपिक लेकर और आज मैं आपके सामने लाया हूँ उत्तराखंड जीके और हिंदी का मिक्स टेस्ट और ये भाग 8 होने वाला है। इससे पहले इस प्रकार के यानी कि मिक्स टेस्टों की मैं 7 सीरीज आपको करा चुका हूँ। जिस किसी ने भी वो सीरीज नहीं देखी है तो अब हमारी प्ले लिस्ट में जाए, मिशन 746 मिक्स करके देखें, वहाँ पर आपको ये सभी टेस्ट सीरियल वाइज मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमने अन्य टेस्ट उत्तराखंड के चला रखे हैं, यानी कि उत्तराखंड के टॉपिकों का टेस्ट हमने चला रखा है, उनको भी आप देख लें अगर आपने नहीं देखा है। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज ये टेस्ट है हमारा 30 नंबर का और साथ ही साथ टेस्ट के साथ साथ आपको अन्य फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, उन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करना ना भूलें। तो चलिएगा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति 1998 के अनुसार मैदानी क्षेत्र में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वन होना आवश्यक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 25%। देखिएगा, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 3 तरह से क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन मालूम करेगा कि राष्ट्रीय वन नीति 1998 के अनुसार कि कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन होना चाहिए। यानी कि मान लो कोई भी भारत में अपना प्रदेश है या भारत देश को ले लो, तो भारत के कुल क्षेत्रफल के 33% पर वन होना आवश्यक है। सिंपल सी बात। उसके बाद में अगर हम इसे पर्वतीय और मैदानी भागों में बांट दें, तो अगर कोई एरिया मैदानी है तो उसके 25% क्षेत्रफल पर वन होने चाहिए। यानी कि ऐसा समझो कि एक राज्य है या एक शहर समझ लो, या राज्य 100 बीघे का है तो उसके 25 बीघा पर वन होने आवश्यक हैं। तो वहीं अगर मैं बात करूं कि पर्वतीय क्षेत्र पर 60% आएगा और आपका मैदानी क्षेत्र पर कितना आएगा, 25% आएगा, और कुल भौगोलिक पे कितना आएगा, 33%। फिर से सुन ले, मैदानी पर 25, पर्वतीय पे 60 और टोटल पर कितना आएगा, 33%। उसके बाद में अगर मैं वनों की बात कर लूँ तो उत्तराखंड में अगर बात करें सर्वाधिक वन आपके पौड़ी गढ़वाल में पाए जाते हैं। अगर मैं प्रतिशत की बात कर लूँ तो नैनीताल में सर्वाधिक प्रतिशत में वन पाए जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि उत्तराखंड के वन मंत्री कौन है, तो हरक सिंह रावत जी उत्तराखंड के वन मंत्री हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सबसे कम वन राज्य में किस जिले में है, तो आपके यूएस नगर में प्रतिशत और क्षेत्रफल के मामले में दोनों ही तरह से सबसे कम वन पाए जाते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि राज्य में वनों का किस तरह से बटे हुए हैं या सब सर्वाधिक वन कहाँ पर है, तो किस प्रकार है, तो मध्य वनों की बात करें तो सर्वाधिक मध्यम वन आपके पौड़ी गढ़वाल में है, सर्वाधिक खुले वन भी आपके पौड़ी गढ़वाल में है, और अति सघन वन सर्वाधिक आपके नैनीताल में पाए जाते हैं। अगर मैं मंडलों की बात कर लूँ तो उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। अगर मैं बात करूँ कुमाऊं मंडल की तो 40.37% वन है आपके कुमाऊं मंडल में, और अगर मैं गढ़वाल की बात कर लूँ तो आपका 59.70% वन है आपके गढ़वाल मंडल में। और अगर मंडलों में सर्वाधिक बात कर लूँ कि किस जिले में है, तो गढ़वाल मंडल में सर्वाधिक वन पौड़ी जिले में, और कुमाऊं मंडल में सर्वाधिक वन कुमाऊं नैनीताल जिले में स्थित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, इन्हें आप नोटबुक में नोट करेंगे तो बड़ी आसानी से ऐसे फैक्ट याद हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य में सर्वाधिक वन किस प्रकार के हैं? तो अगर मैं राज्य की बात करूं तो राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं मध्यम सघन वन, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजी जनजाति के प्रथम निर्वाचित विधायक कौन हैं? तो राजी जनजाति के प्रथम निर्वाचित विधायक गगन सिंह रजवार जी हैं, यानी कि ए ऑप्शन सही है। और आपका उत्तराखंड में मुख्य रूप से 5 जनजाति पाए जाते हैं, जैसे थारू, भोटिया, जौनसारी और राजी, और एक और आती है आपकी। और अगर मैं बात कर लूँ कि सर्वाधिक कौन सी जनजाति है उत्तराखंड में, तो आपका थारू सर्वाधिक है, और दूसरे क्रम में आपका आएगा जौनसारी आती है। और अगर बात कर लूँ जनजातियों के बारे में, तो सर्वाधिक जनजाति आपके यूएस नगर में पाई जाती है, यानी कि उधम सिंह नगर में पाई जाती है। और भारत की बात हम करें तो सेंट्रल लेवल पर, तो भारत में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति
निवास करती है, पाई जाती है। और जनजातियों का मसीहा आपके ठक्कर बप्पा जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रुंस रचना किस भाषा में पंत जी द्वारा लिखी गई? तो ब्रुंस रचना आपकी पंत जी ने लिखी थी कुमाऊनी भाषा में, यानी कि सी ऑप्शन सही है, मतलब सुमित्रा नंदन पंत जी ने। अगर सुमित्रा नंदन पंत जी की मैं बात कर दूं तो 20 मई 1900 ईस्वी में इनका जन्म कौसानी में हुआ था। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बचपन का नाम गोसाई दत्त। और इनका उपनाम से या गुसे था, से या गुसे इनका उपनाम था। अगर इनकी मैं बात करूं तो इन्होंने ही सुझाव दिया था कि आप आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी करने का सुझाव इन्हीं के द्वारा दिया गया था। और किस वर्ष में हुआ था ये? 1938 में। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ कि वर्ष 1961 में इन्हें पद्म भूषण मिला और वर्ष 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला इनकी कृति चिदम्बरा के लिए। चिदम्बरा पुस्तक के लिए 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, जो प्रथम अवार्ड था हिंदी का, यानी कि हिंदी का ज्ञानपीठ प्रथम अवार्ड था जो सुमित्रा नंदन जी को प्राप्त हुआ था। इनकी कविताओं की बात कर लूँ तो बीड़ा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन और ज्योत्सना जैसे इनकी छायावादी कृति थी। और युगांत, युगवाणी, ग्राम्य इनकी प्रगतिवादी कृति के रूप में जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य का पहला वाईफाई जिला कौन सा है? तो राज्य का पहला वाईफाई जिला नैनीताल है, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नैनीताल का मैं बता चुका हूँ कि सर्वाधिक प्रतिशत में वन आपके नैनीताल में पाए जाते हैं। सरोवर नगरी के नाम से नैनीताल जाना गया है। और बहुत सारे ताल हैं यहाँ पर, जैसे आपका नैनीताल एक ताल आ जाता है, और आपके जैसे सूखा ताल और आपका सड़िया ताल, हरीश ताल, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड कब आए? तो स्वामी विवेकानंद जी सर्वप्रथम 1890 में उत्तराखंड आए थे, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर स्वामी विवेकानंद जी की बात कर लूँ तो बचपन का नाम इनके नरेंद्र नाथ दत्त जी है, जो कि लास्ट टाइम 07 कोड में उत्तराखंड में आ चुका है। तो बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त जी। और अगर मैं बात करूँ तो इनका उपनाम है तूफानी हिंदू के नाम से इन्हें जाना गया है। और इन्होंने 1893 ईस्वी में, वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। और इन्होंने वहाँ पर एक गंतव्य वाक्य कहा था कि मेरे भारत के या मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसी कारण ये एक तरह से इनकी छवि जो थी तूफानी हिंदू के रूप में थी। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी, जो कि उत्तराखंड के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस। और वेदांत सोसाइटी की स्थापना इनके द्वारा ही की गई थी। और रामकृष्ण मिशन भी इनके तहत ही या इनके द्वारा ही चलाया गया था। और इन्होंने वेदांत सोसाइटी में थोड़ा, अभी मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा, उसमें थोड़ा डाउट है। इन्होंने एक बेलूर मठ की स्थापना इन्होंने करवाई थी, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो वेदांत सोसाइटी का मैं आपको कमेंट्स करके बताऊंगा, या अगर आपको आंसर पता है तो एक बार आप आंसर जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 है, बागबट्टी क्या है? तो बागबट्टी की अगर बात की जाए तो ये एक गढ़वाली नृत्य है, सॉरी गढ़वाली खेल है, यानी कि ऑप्शन भी आपका सही है। बागबट्टी क्या है? गढ़वाली खेल। और आपका खेल दिवस कब मनाया जाता है राष्ट्रीय? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की याद में। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा गया है और हॉकी से संबंधित है। इलाहाबाद या प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। और इनकी आत्मकथा का नाम द गोल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य की किस महिला को लेडी सुल्तान कहा जाता है? तो अगर मैं बात करूँ, लेडी सुल्तान कहा गया है आपके नेहा तोमर जी को, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर नेहा तोमर जी की मैं बात कर लूँ तो इनका संबंध आपका कुश्ती से है। नेहा तोमर जी का संबंध आपका कुश्ती से आएगा। और कहा जाता है कि ये अपनी उम्र के पुरुष तक को भी कुश्ती में हरा देती हैं। और ये देहरादून के ढकरानी गांव की हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, मधुली फिल्म का संबंध किससे है? तो मधुली फिल्म का संबंध आपके कुली बेगार से है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि जब ब्रिटिश शासन था उत्तराखंड पे तो इन्होंने 3 प्रकार की प्रथाएं चला रखी थी, कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दाश्त। मैं अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूँ, आप लास्ट हमारी वीडियोस देख लें पुरानी, वहाँ पर आपको इस सब की जानकारी अच्छे तरीके से मिल जाएगी। फिल्म की बात कर लूँ तो भारत की पहली फिल्म आपकी
हरिश्चंद्र आई थी जो कि 1913 में प्रकाशित हुई थी। और प्रथम बोलती फिल्म आ जाएगी तो आला मारा जो कि 1931 में प्रकाशित हुई थी। और प्रथम फिल्म ऑस्कर के लिए भारत की नॉमिनेट होने वाली आपकी मदर इंडिया थी, जो कि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य में नया पुलिस एक्ट कब लागू हुआ? तो राज्य में नया पुलिस एक्ट आपके वर्ष 2008 में लागू हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अगर मैं राज्य पुलिस विभाग की या राज्य पुलिस संस्थान की बात कर लूँ तो नरेंद्र नगर टिहरी में आपका राज्य पुलिस संस्थान है। और भारत का पुलिस संस्थान आपका हैदराबाद में स्थित है। और पहले पुलिस महानिदेशक आपके उत्तराखंड की कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी रही हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आप नोट करते चलें। क्वेश्चन नंबर 11 है, देवीधुरा मेला कहाँ लगता है? तो देवीधुरा या इसे बग्वाल मेले के रूप से भी जाना जाता है। और ये बाराही देवी मंदिर पर रक्षाबंधन के अवसर पर लगता है आपके चंपावत में, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें तो पहले इसमें आपका पत्थरों से खेला जाता था ये, यानी कि पत्थरों की बरसात एक दूसरे टीम समझ लें या ग्रुप या गुट समझ लें उनके ऊपर होती थी। लेकिन अब ये फूलों की तरह फूल बरसाए जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। और मैं ये बताना भूल चुका कि उत्तराखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? तो अनिल रतूड़ी जी वर्तमान पुलिस महानिदेशक हैं उत्तराखंड के। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्रह्म कमल को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्म कमल को नेपाल में टोप गोला कहा गया है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेपाल की बात कर लूँ तो के.पी. शर्मा ओली वर्तमान पीएम है और राजधानी काठमांडू है। और राज्य पशु आपका नेपाल का गाय आ जाएगा। और आपकी शारदा नदी या काली नदी हमारी नेपाल में ही चली जाती है उधर को बहती हुई। और क्वेश्चन नंबर 13 है, हेनरी रैमजे किस देश के निवासी थे? तो हेनरी रैमजे की अगर बात की जाए तो ये निवासी थे आपके स्कॉटलैंड के, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। वास्तव में स्कॉटलैंड एक तरह से ग्रेट ब्रिटेन का ही उत्तरी भाग के रूप में जाना गया है, जिसकी राजधानी यानी कि स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? तो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना वर्ष 1912 1 नवंबर में की गई थी, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर हम बात कर ले कहाँ पर है इसका मुख्यालय, तो वर्तमान में देहरादून में इसका मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कत्यूरी वंश का स्वर्णकाल किसके काल को कहा गया है? तो कत्यूरी वंश का स्वर्णकाल आपके वीरधाम देव के काल को कहा गया है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आ जाएगा मुगल काल का स्वर्णकाल शाहजहां के काल को कहा गया है। और अगर आ जाएगा मुगल काल में हिंदी का स्वर्णकाल किसके काल को कहा गया है? अकबर के। मुगल काल में स्थापत्य का स्वर्णकाल आपके शाहजहां। मुगल काल में चित्रकारी का स्वर्णकाल आपके जहांगीर के काल को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें भी आप नोट कर लिया करें। क्वेश्चन नंबर 16 है, थर्ड वर्ल्ड का संबंध या थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो विकासशील देश होते हैं, यानी कि जैसे भारत एक क्या है, विकासशील देश है जो धीरे धीरे विकसित देश होने की राह पर चल रहा है, यानी कि ऐसे देश जिनमें धीरे धीरे विकास हो रहा है तो वे विकासशील देश के रूप में आते हैं। और जो पूर्ण रूप से विकसित हैं, जैसे आपका अमेरिका हुआ तो, और चाइना हुआ, ये कि सॉरी चाइना नहीं है, अमेरिका को मानते हैं तो अमेरिका क्या है, विकसित देश है, और भारत क्या है, विकासशील देश है। तो थर्ड वर्ल्ड का प्रयोग या थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग हम विकासशील देशों के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सबसे पहले बंद को असंवैधानिक किसने घोषित किया? तो सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था केरल उच्च न्यायालय ने, यानी कि बी ऑप्शन सही है। और किस वर्ष किया था? 1997 में। अब ये बंद क्या था इसे समझ लें। तो जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग राज्यों में हड़तालें हो जाती हैं, या कहते थे कि आज भारत नॉर्मल सा ये भारत बंद है, इस प्रकार से वर्ड का यूज होता है। तो वो संविधान के अनुसार ही होता है, यानी कि कोई हड़ताल करेगा, कोई धरने पर बैठेगा तो वो संविधान के अंतर्गत है। लेकिन केरल उच्च न्यायालय ने ये नियम बना रखा है कि वहाँ पर कोई भी इस प्रकार से बंद नहीं करेगा या हड़ताल वड़ताल कुछ नहीं करेगा। अगर ऐसा करता है तो वह संविधान की दुरुपयोग है या संविधान में एक प्रकार के असंवैधानिक है, संविधान के अनुसार नहीं है। और ये नियम कब बना था केरल में? 1997 में ये नियम केरल उच्च न्यायालय ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, कांग्रेस का इतिहास किसकी पुस्तक है? तो कांग्रेस का इतिहास आपकी पट्टाभी सीतारामैया की पुस्तक है, यानी कि बी ऑप्शन सही है।
और कांग्रेस की बात करें तो वर्ष 1885 में एलन ऑक्टन ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जिसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। और प्रथम महिला अध्यक्ष की बात कर लूँ तो आपकी एनी बेसेंट जी थी। प्रथम भारतीय महिला की बात कर लूँ तो सरोजनी नायडू जी थी, जो कि वर्ष 1925 के अधिवेशन में थी। और अगर मैं अन्य बात करूँ तो सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। प्रथम पारसी अध्यक्ष आपके दादा भाई नौरोजी जी थे। सबसे कम आयु में आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी बने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 3 बार बने थे। और महात्मा गांधी से बहुत क्वेश्चन आता है, तो वर्ष 1924 के वेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और क्वेश्चन बनता है कि एकमात्र ऐसा अधिवेशन कांग्रेस का जो गांव में हुआ था तो फैजपुर आता है, ना कि बेलगांव। तो इसको बड़ा डाउट रहता है, तो ये आप नोट कर लें, फैजपुर का अधिवेशन गांव का था, ना कि बेलगांव का। क्वेश्चन नंबर 19 है, चीनी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो चीनी क्रांति आपकी वर्ष 1911 में हुई थी, जो कि आपका सन्यात सेन एक वहाँ के व्यक्ति थे, सन्यात सेन। तो इन सन्यात सेन से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो सन्यात सेन को कहा जाता है चीनी क्रांति का जनक। और मैं और इनकी बात कर लूँ तो चीन का राष्ट्रपिता भी सन्यात सेन को कहा जाता है। और इनकी मैं बात कर लूँ तो कोबिनेड लीग सोसाइटी की स्थापना इन्होंने ही की थी। और इन्होंने कुओमिंटांग पार्टी की स्थापना की थी। इनका सिद्धांत था राष्ट्रवाद, लोकतंत्रतावाद, सामाजिक न्याय। और इनकी अगर और बात की जाए तो 1925 में सन्यात सेन जी का निधन हो गया था। और अगर मैं बात करूँ चीन में, तो वर्ष 1911 में ही गणतंत्र शासन पद्धति चीन में लागू हुई थी। यानी कि इससे पहले 1911 से पहले यहाँ पर संविधान या गणतंत्रता नहीं थी, सब एक तरह से राजाओं के अकॉर्डिंग चलता था, यानी कि राजतंत्र शासन था 1911 से पहले चाइना में। क्वेश्चन नंबर 20 है, केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? एक क्वेश्चन और याद रख लें चीन से, कि चीन ही ऐसा पहला देश है जिसने कृत्रिम सूर्य और कृत्रिम चांद बनाया है या तैयार किया। तो ये पॉइंट आपको याद करना है, कृत्रिम सूर्य और कृत्रिम चांद। क्वेश्चन नंबर 20 है, केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान अनुच्छेद 275 के तहत दिया जाता है, यानी कि आपका वी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसे कि आपने सुना होगा कि कोई जैसा अभी यहाँ पर स्कीम चल रही है उत्तराखंड में कि 1 रुपये में आपका टंकी का कनेक्शन या जल कनेक्शन होगा, जिसमें 90% अनुदान या 90% जो धनराशि लगाएगी वह आपका केंद्र सरकार की होगी। तो ये एक प्रकार से किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो वो अनुच्छेद 275 के तहत ये अनुदान दिया जाता है केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंप्यूटर की याददाश्त किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर की याददाश्त आपके रैम को कहा जाता है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। रोम की फुल फॉर्म मालूम कर लेता है काफ़ी बार, तो रीड ओनली मेमोरी आपकी रोम की फुल फॉर्म है, और रैंडम एक्सेस मेमोरी आपकी रैम की फॉर्म है। और रैम को ही कंप्यूटर की याददाश्त कहा जाता है। और यहीं पर अगर दिमाग आ जाता तो आपका CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के प्रथम कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? यानी कि भारत का प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ, जिसका निर्माण आपका किया है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक इसकी कंप्यूटर की बात की जाए तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद में और अगर हम बात कर ले तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक के नाम से जाना गया है। और कृत्रिम दिमाग या कभी इसका नाम आता है कि कृत्रिम कंप्यूटर में कैसा दिमाग होता है, तो कृत्रिम दिमाग होता है, कृत्रिम बुद्धि होती है। एक बड़ा अटपटा सा क्वेश्चन आता है कि मानव के मन और कंप्यूटर में कौन तेज है? तो कई बार कंप्यूटर आंसर लगा देते हैं बच्चे, लेकिन मनुष्य का मन तेज होता है कंप्यूटर से, जो कि चंद पलों में कहीं भी पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर किस देश ने या किस देश में बना? तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर आपके अमेरिका में बना था, यानी कि बी ऑप्शन सही है आपका। अगर आ जाए कि गोल्डन पर्वत कहाँ पर है, तो अमेरिका में है। और आपके रेड इंडियन जनजाति भी आपके अमेरिका में ही पाई जाती है। और अगर मैं और बात कर लूँ तो आपका जो ओलंपिक का ध्वज होता है तो उसमें लाल रंग का छल्ला प्रदर्शित करता है
आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, रेड कलर का जो रिंग होता है आपके ओलंपिक ध्वज में। और अगर मैं येलो की बात कर लूँ तो आपका एशिया को करेगा, और मैं ब्लू की बात कर लूँ तो यूरोप को करेगा, ब्लैक की बात कर लूँ तो साउथ अफ्रीका को करेगा। तो ये सब मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, लौकिक संस्कृत का समय क्या था? तो लौकिक संस्कृत का समय आपका रहा है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन वी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, श्रावण का सही संधि विच्छेद है? तो श्रावण का सही संधि विच्छेद होगा श्रो प्लस अन, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, नेताजी कहिन किसका उपन्यास है? तो नेताजी कहिन आपका उपन्यास है मनोहर श्याम जोशी जी का, यानी कि ए ऑप्शन सही है। और मनोहर श्याम जोशी जी ने ही दूरदर्शन का प्रथम धारावाहिक हम लोग को चलाया था, या इनके माध्यम से ही हम लोग पहला धारावाहिक दूरदर्शन का चला था। क्वेश्चन नंबर 27 है, आँख शब्द का तत्सम रूप है? तो आँख शब्द का तत्सम रूप है आपका अक्षी, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर हम और बात करें कि आँख, जब कोई मनुष्य आँख को दान में देता है तो उसका कौन सा भाग दिया जाता है? कॉर्निया दिया जाता है। और मनुष्य की देखने की न्यूनतम क्षमता, यानी कि कितने पास से मनुष्य स्पष्ट देख सकता है? तो 25 सेंटीमीटर से, यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर आप 25 से कम यानी कि 10 सेंटीमीटर से किसी चीज़ को देखेंगे तो आप उसको स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। यानी कि न्यूनतम मनुष्य की देखने की दूरी कितनी है? स्पष्ट 25 सेंटीमीटर है। अगर हम और बात करें तो अनुच्छेद 25 में आपका धर्म की स्वतंत्रता है, यानी कि मनुष्य भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को या अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मान सकता है। उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप ये धर्म माने। कोई किसी भी धर्म को मानना चाहता है तो वो उसे मान सकता है अनुच्छेद 25 के तहत। क्वेश्चन नंबर 28 है, खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में हुआ था? तो खड़ी बोली का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वह प्रेम सागर में हुआ था, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सागर की बात कर लूँ तो सबसे बड़ा दुनिया का सागर है दक्षिणी चीन सागर, और सबसे बड़ा महासागर आ जाएगा तो प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर आएगा तो आपका प्रशांत महासागर। सबसे छोटा आएगा तो आर्कटिक महासागर। अगर क्वेश्चन ये आ जाएगा कि किस महासागर का प्राचीन नाम रत्नाकर था, तो आपके हिंद महासागर का प्राचीन नाम ही क्या था? रत्नाकर था। और हिंद महासागर के नाम से हमारे देश का नाम हिंदुस्तान जुड़ा है। तो ऐसी भी किंवदंती या ऐसी कहानियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं। और कुछ ने कहा कि आपका जो यूनानी आए उन यूनानियों ने इंडिया कह दिया, मुस्लिम शासकों ने हिंदुस्तान कह दिया। तो अलग अलग आपको कहानियाँ देखने को मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कोदंड किसका पर्यायवाची है? तो जो कोदंड आपका पर्यायवाची है वह आपका धनुष का है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मगध रचना के लेखक कौन हैं? तो मगध रचना के लेखक आपके श्रीकांत शर्मा जी है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर मगध की बात कर लूँ तो मगध का आज वर्तमान नाम बिहार है, यानी कि बिहार का प्राचीन नाम मगध था और लखनऊ का प्राचीन नाम अवध था। मगध की बात कर लो तो मगध की गद्दी पर सबसे पहले आपका हर्यक वंश स्टार्ट हुआ। और अगर मैं बात करूँ, भारत पहले 16 महाजनपदों में बटा हुआ था और उन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद आपका मगध ही था। और मगध पर ही आपके हर्यक वंश चला, शिशुनाग वंश चला, नंद वंश चला, मौर्य वंश चला। और सर्वाधिक जो प्रतापी वंश हुआ है वह मौर्य वंश हुआ है, जिसमें आपका अशोक महान, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार जैसे महान शासक देखने को मिलते हैं। और मौर्य की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ही ऐसे व्यक्ति हैं या ऐसे राजा हैं जिन्होंने 16 महाजनपदों को जीतकर अखंड भारत की स्थापना की थी। और ये स्थापना करने में इनकी सहायता दी थी चाणक्य जी ने, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य जी के नाम से जाना गया है। चंद्रगुप्त मौर्य जी की ओर बात कर लें तो क्वेश्चन बनता है बड़ा डीपली कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया था? तो कर्नाटक की स्थान श्रवण बेलगोला के पास में पहाड़ियों पर उन्होंने सदाव्रत रखकर अपना शरीर त्यागा था। क्यों त्यागा था वो एक बहुत बड़ी कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर हम मौर्य वंश को पढ़ेंगे और स्पेशली चंद्रगुप्त मौर्य को। और बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों पड़ा उसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि उनके शरीर पर बिंदु बिंदु थे
इस कारण उन्हें बिंदुसार क्या दिया गया। अब क्यों वे बिंदु बिंदु बने थे पूरे शरीर पर, उसकी भी एक बहुत बड़ी और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अशोक महान जी की हम बात कर लें तो भारत में सबसे पहले शिलालेख इन्होंने खुद लगवाए थे। जो शिक्षा इन्होंने ईरानी शासक दारा प्रथम से ग्रहण की थी। और अगर अशोक जी की बात करें तो कलिंग युद्ध बहुत फेमस आता है, जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और अशोक जी की हम बात करें तो यही वो राजा थे जो अपने 99 भाइयों को मारकर राजा बने थे। तो बहुत अच्छा है, अगर आप जीएसपी अगर हम पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे, हम आगे पढ़ाएंगे आपको ज़रूर। वैसे पे क्लास में हमने क्लास चला रखी है जीएस की। तो वैसे आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम टॉपिक के साथ। धन्यवाद।